विजय छात्राणाम छात्राणी और सब प्रिय छात्रों, मेरे लिए अभी सौभाग्य की बात है मुझे आपके बीच आने का और कुछ टूटे फूटे विचारों को संप्रेषित करने का अवसर मिला है। मैं अभी उस पुण्य आत्मा के नाम से जुड़ी संस्था में, जहाँ मैं आरंभ से भी जुड़ा रहा हूँ और मुझे अब अवसर मिला है। मेरी जो बैकग्राउंड है, जो मेरी पास्ट की बैकग्राउंड है, वो बड़ी रोचक है। मैं शायद एक अपने आप चलता गया और पगडंडी से दूसरी पगडंडी आती गई। साइंस से मैं विशेष करके मैथमेटिक्स से मेरा रुझान मनोविज्ञान की तरफ मैंने ग्रेजुएशन किया, लेकिन संतोष ना होने पर मैंने भाषा का अध्ययन भी किया, इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में एजुकेशन का, दर्शन शास्त्र और भाषा विज्ञान दोनों में मेजर करने का और दर्शन शास्त्र भी मैंने कुछ वर्षों तक पढ़ाया, लेकिन भाषा विज्ञान में मैं काफ़ी पहले 41 साल पहले जुड़ा था और पता नहीं कैसे मेरा रुझान कंप्यूटेशन की तरफ गया, क्योंकि उन दिनों परिस्थिति ऐसी थी कि सूचना प्रौद्योगिकी नाम कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं था। प्रोग्रामिंग नया सब्जेक्ट आया था, उसमें मुझे पढ़ने का अवसर मिला और फिर मैंने समझने का प्रयास किया कि भाषा किस प्रकार एक कंप्यूटेशनल सिस्टम, ब्रेन कैसे ऑपरेट करता है, कैसे कंप्यूट करता है भाषा को। तीन प्रश्नों को जोड़ता हुआ मैं साइकोलिंग्विस्टिक्स से भी जाना। उन दिनों न्यूरोलिंग्विस्टिक्स नाम की चीज़ नहीं थी, धीरे धीरे उसको बढ़ते गए। हमने भारतवर्ष में सबसे पहले मनोभाषा विज्ञान साइकोलिंग्विस्टिक्स का कोर्स डिजाइन किया, शुरू किया और फिर न्यूरोलिंग्विस्टिक्स शुरू किया और आज मुझे मैं गौरवान्वित हूँ बहुत सारे विश्वविद्यालयों तो कैसे ब्रेन को हम देख सकते हैं, ब्रेन द्वारा संसाधित क्रियाकलापों को कैसे हम मशीन से जोड़ सकते हैं। इसी बात को ध्यान में कुछ संक्षेप में उदार रखते हैं। आप में से बहुत सारे अध्येता हैं सूचना प्रौद्योगिकी में, लेकिन मेरी ये मान्यता है कि अब समय परिपक्व है जब हमें इस क्षेत्र में, इस प्रौद्योगिकी में कुछ और संभावनाओं को तलाशना है और उसके लिए एक नहीं अनेक समस्याएं हमारे सामने हैं, जितनी हम दौर से देखते हैं। इसी को आधार मानते हुए मैंने कुछ बहुत थोड़े विचार आपके सामने रखे हैं और मैं अपेक्षा करूंगा कि आप उनको ध्यान से सुनें और फिर जहाँ भी आवश्यक हो, जितना भी आवश्यक हो। मैं पिछले बहुत समय से इस क्षेत्र में कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में मैंने ज़्यादा दखलंदाजी नहीं की, क्योंकि ब्रेन से जुड़ा ब्रेन के ऊपर ही मैं आज का सोच रहा हूँ। लेकिन जब ब्रेन
एवोल्यूशन के बारे में मैंने देखा तो बहुत सारे कंप्यूटेशनल मॉडल्स भी यूज कर रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत अनेकों प्रकार के विज्ञानों के कन्वर्जेंस के कारण ही पॉसिबल है, जहाँ जेनेटिक्स भी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स भी है, लैंग्वेज मैथमेटिक्स भी है। उन सबके समन्वय से कुछ नई दिशाएं हमारे सामने आ गई। न्यूरल नेटवर्किंग के लिए बेसिक कंसेप्ट्स मैं न्यूरल नेटवर्किंग को आपके सामने नहीं रख रहा, मैं सिर्फ उसके लिए क्या आवश्यक भाषा से संबंधित ऐसे कौन से विचार हैं जो हमें उद्वेलित कर सकते हैं, हमें एनकरेज कर सकते हैं। सबसे पहले मनुष्य का जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, मोटे तौर पर देख सकते हैं कि जो भाषिक संप्रेषण है, भाषा के द्वारा होने वाला संप्रेषण भाषिक संप्रेषण है, जहाँ कोड वर्तन है और हमारा बहुत कुछ संप्रेषण, बहुत कुछ अभिव्यक्ति, बहुत कुछ आदान प्रदान हमारा भाषिक संप्रेषण के द्वारा ही घटित होता है। जब से बच्चा भाषा सीखता है और जब तक भाषा बोलता है, यानी एक अनुभव वृद्ध बच्चा, ओल्ड एज वाला व्यक्ति जब तक भाषा व्यवहार में अपने आप को सक्षम पाता है और सुबह से शाम तक जब तक थक कर इंसान सो नहीं जाता, कितना कुछ घटित होता है जो भाषा के द्वारा होता है। ये अपने आप में एक विचारणीय बात है कि भाषा संप्रेषण कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारा सारा संप्रेषण भाषा के द्वारा ही नहीं होता, हम आभाषिक संप्रेषण भी करते हैं। आभाषिक संप्रेषण में हम कई प्रकार के कोड का प्रयोग करते हुए आभाषिक संप्रेषण करते हैं। शरीर, शरीरांग, हमारे नेत्र, हमारा स्पर्श अनुभूति, स्थान, स्पेस, इन सब को कोड मान करके भी हम अपना संप्रेषण करते हैं। और दोनों में बड़ा रुचिकर संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावी बनाने के माध्यम हैं। लेकिन जहाँ भाषिक संप्रेषण एक चैनल लेकर के चलता है, एक संवाहक के ऊपर आधारित है, आभाषिक संप्रेषण एक चैनल पर आधारित नहीं है। भाषा संप्रेषण विलक्षण भी है, यूनिक है। इसके लिए यूनिक है कि मानवेतर प्राणियों में उसकी संभावना नहीं है। क्यों नहीं है, इस प्रश्न का कोई एम्बिग्यूटी भी नहीं है। एम्बिग्यूटी पर्पसफुल होती है हमेशा। एम्बिग्यूटी किसी सायास होती है, किसी कारण से अनेकार्थकता हम अपने संप्रेषण में लाते हैं। अन्यथा भाषा के द्वारा व्यक्त, भाषा से प्राप्त संप्रेषण कोई एम्बिग्यूटी लिए नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की अनेकार्थकता नहीं होती, उनका स्पष्टता। जहां तक प्रभाव का प्रश्न है, इम्पैक्ट का प्रश्न है, भाषा संप्रेषण का इम्पैक्ट भी, प्रभाव भी भाषिक ही होता है। जबकि अभाषिक संप्रेषण में उसका इम्पैक्ट भाषिक भी हो सकता है, अभाषिक। लेकिन एक और महत्वपूर्ण पक्ष हमारे सामने भाषिक संप्रेषण है
और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जब हम न्यूरल नेटवर्किंग की बात करते हैं, वो है अभिरुचि की रोल ऑफ इंटेंशन। क्योंकि इंटेंशन एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को मानवेतर प्राणियों से इस दृष्टि से अलग करता है कि मनुष्य ने अपने इंटेंशन को भाषा के माध्यम से व्यक्त करना सीखा, इंटेंशन को छिपाना भी सीखा और भाषा का इस प्रकार से प्रयोग सीखा कि उसकी भावनाएं व्यक्त ना हो पाए, अपने आप को छिपाना, केवल व्यक्त करना ही नहीं। भाषा की एक बड़ी उपलब्धि ये भी है कि हम भाषा का प्रयोग करते हुए जो चाहते हैं उसको छिपा भी सकते हैं और दूसरी बात को सामने रख सकते हैं। इसे कहते हैं प्रीवेरिफिकेशन। इसे लिंग्विस्टिक्स में, इसको न्यूरो लिंग्विस्टिक्स में प्रीवेरिफिकेशन कहा जाता है। तो प्रीवेरिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है भाषिक संप्रेषण। आभाषिक संप्रेषण के कई प्रकार हैं, जिनमें प्रमुखतया प्रॉक्सेमिक कम्युनिकेशन है। प्रॉक्सेमिक में जो कोड है वो स्पेस होता है। आप देखिए कैसे डिस्टेंस स्पेस को अब मैं आपके इतने नज़दीक बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, क्या आपने कभी नेताजी को किसी को इतने नज़दीक से बैठे हुए संबोधित करते हुए देखा? यदि आप कहीं पार्क में घूमने जाएं और देखें कि एक बेंच के ऊपर 3 व्यक्ति एक कोने में बैठे हैं, एक व्यक्ति अलग एक कोने में बैठा है, क्या अर्थ निकालेंगे आप उससे? यदि 3 व्यक्ति एक बेंच पर एक साइड में बैठे हैं और एक व्यक्ति अकेला एक साइड में बैठा है, आपका पहला निष्कर्ष क्या होगा? जो अकेला बैठा है वक्ता है, नहीं बोल तो रहे कि वो इसका मतलब वो तीन जो एक साथ के साथ इसके बीच में जो दोस्ती है वो चौथे वाले को आधार ले रहा है, उसके साथ चौथे वाला आधार यानी कि वो 3 एक इंटीमेट जोन में एक ऐसी टेरिटोरियल स्पेस को ऑक्यूपाई करे हुए हैं जो एक अलग प्रकार का कम्युनिकेशन करती है, संप्रेषण करती है, उनके मनोभावों को दर्शाती है। और वो दूसरा व्यक्ति जो अलग बैठा है वो अलग प्रकार से। अब हम कितना नजदीक बैठे हैं, कहीं आपने किसी को बैठे हुए देख लिया तो आपको गुमान होता है कि देखो कि ये दोनों अंतर में है, कितना अच्छा है। ट्रेन में जब बैठ के जा रहे हैं या प्लेन में बैठ के जा रहे हैं, नजदीक बैठे हुए किसी को कोई ऐसी संभावना उजागर नहीं होती। तो जैसे एक व्याकरण भाषा का व्याकरण है, उसी प्रकार से हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी, भाषिक कम्युनिकेशन का भी उसी प्रकार से व्याकरण होता है। कोई चीज संभव है, कोई संभव नहीं है, कोई क्या व्यक्त करता है, कोई कुछ व्यक्त नहीं करता। दूसरा है काइनेसिक, ये बहुत प्रॉक्सिमिक से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम पूरा का पूरा शरीर के अंग, विशेष करके सिर, हाथ, उंगलियां और उनको अनेक प्रकार से बदलाव लाते हुए हम बहुत सारी बातें करते हैं। जब हम 5 बातों का उल्लेख कर रहे हैं, हम कहते हैं देखो एक तथ्य ये है, दूसरा तथ्य ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। कितनी बातें बताई? 5 बातें। मैं भाषा से 5 बातों का उल्लेख कर रहा हूँ और शरीरांग भाषा से भी मैं 5 बातों का उल्लेख। तो काइनेसिक कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कोड होता है बॉडी इज यूज्ड एज ए कोड। तीसरा है ऑक्यूलेसिक है सिर्फ आंखों के आधार पर भावाभिव्यक्ति करना, आंखों के आधार पर कम्युनिकेशन। और हमारे यहाँ तो जो पारंपरिक नृत्य परंपरा है उसमें कुछ ऐसी डांस की फॉर्म्स हैं, ऐसे डांस के ट्रेडिशन हैं जिनमें आंखों को सबसे ज़्यादा बल दिया गया। और नाट्य शास्त्र में भी भरतमुनि ने जो है आंखों के साथ दिखाया है। उसमें जो कोड है वो हमारी आईज है, चक्षु है। और इसके अलावा स्पर्श, टच। इंसान में
हमारी ज्ञानेंद्रियों में जितने प्रकार के अनुभव हम प्राप्त कर सकते हैं उन सभी को तलाशा है कि कैसे हम अपनी अभ्यस्ती में कैसे हम सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो हैप्टिक में टच कोड होता है जो उसका जिसके द्वारा संप्रेषण संभव होता है। मैं चाहूंगा कि हम कुछ प्रश्न थोड़े समय के लिए देखें। नंबर 1, क्या भाषा मात्र मानवीय विलक्षणता है? इज लैंग्वेज यूनिक ओनली टू ह्यूमन बीइंग? यदि है तो कैसे है, क्यों है? ये प्रश्न उसके बाद हमारे सामने है। भाषा मानव प्राणियों तक ही क्यों सीमित है? यदि यूनिक है, विलक्षण है, मानवीय विलक्षणता का द्योतक है भाषा, तो क्यों है ऐसा? क्यों लैंग्वेज लिमिटेड है सब कुछ इंसान? क्योंकि अभी रिसेंटली जो रिसर्चेस हुई हैं इस दिशा में, उन पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत प्रभाव है। मैं उसकी चर्चा करूंगा, बाद में बताऊंगा कैसे उसका प्रभाव है। और क्या मानव की भाषा विलक्षणता भाषा की जैविक प्रकृति के कारण है? जो यूनिकनेस है लैंग्वेज की, क्या वो बायोलॉजी के कारण है? कि जो मनुष्य की बायोलॉजी है, जो ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम है, वो इस प्रकार से विकसित हुआ कि जिस कारण से लैंग्वेज हमारे पास है और दूसरे प्राणियों पर, मानव और प्राणियों के पास वो नहीं है। मानव में भाषा का विकास कब हुआ? यदि हम ये मानते हैं एक क्षण के लिए कि ये विलक्षणता मानव तक सीमित है, तो कैसे, कब उसका विकास हुआ, उसका प्रादुर्भाव कब हुआ भाषा का? और क्या भाषा का विकास मानव में विशिष्ट प्रत्यक्षीकरण, परसेप्चुअल सिस्टम और जो आर्टिकुलेटरी सिस्टम है हमारा, जो आर्टिकुलेटरी पोटेंशियल है हमारा, उसकी विशिष्टता के कारण है? क्योंकि हमारा जो परसेप्चुअल सिस्टम है, मनुष्य का जो परसेप्चुअल सिस्टम है, वो अपने आप में विशिष्ट है। हम ध्वनियों के भेद को अपने प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। हम अघोष ध्वनि का सघोष ध्वनि से अंतर पा सकते हैं। देखिए किस प्रकार से होता है कि एक शब्द की सत्ता, पर्सोना ऑफ ए वर्ड हमें पता लग जाती है। उस शब्द को बनाने वाले सार्थक लघुतम इकाई कौन सी है, मॉर्फीम्स कौन से हैं, उनका भी हमें पता लग जाता है। उन मॉर्फीम्स को बनाने वाले स्वनिम कौन से हैं, उनका भी हमें पता लग जाता है। और फिर कैसे हम ये मान लेते हैं, समझ जाते हैं कि देखो ये एक वाक्य था, ये दूसरा था। ये सब जो हमें प्राप्त हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है, वो हमारे परसेप्चुअल सिस्टम की देन है कि हमारा परसेप्चुअल सिस्टम इतना एडवांस है, इतना विकसित है कि हम उसके कारण भाषा का जटिल स्वभाव होते हुए भी अनेक स्तरों पर जिस प्रकार भाषा अपने आप को प्रतिलक्षित करती है, रियलाइज होती है, उसको हम समझ पाते हैं। ये सब हमारे परसेप्चुअल सिस्टम की देन है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो आर्टिकुलेटरी सिस्टम है, जो हमारा वोकल है, हमारे जो 3 विवर हैं, नासिका विवर, मुख विवर और कंठ विवर, नोज, माउथ, थ्रोट। कॉमन लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में उन्हें नाक, मुंह और गला हम कह देते हैं, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में हम भाषा विज्ञान में इनको एक वोकल ट्रैक्ट के रूप में मानते हैं, उसकी प्रतिस्थापना करते हैं कि वोकल ट्रैक्ट जो हमारा है एक ऐसी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स का सिस्टम है जो इन 3 विवरों से मिलकर के बनता है। क्या हमारा जो वोकल ट्रैक्ट है वो ऐसा है कि हम जो उच्चारित करते हैं
हम स्पीच साउंड्स का जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, वो इसी वजह से संभव है, दूसरे प्राणियों के पास नहीं है, इसलिए वो उच्चारण नहीं कर सकते। तो हमारी जो उच्चारण व्यवस्था है, क्या वो इस प्रकार की है कि हम जो है हम उच्चारण कर सकते हैं, हमारे में उच्चारण क्षमता है। और ये भी बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है कि हम जिन अवयवों का, जिन अंगों का, जिन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स का उपयोग करते हुए उच्चारण करते हैं, उनका प्रादुर्भाव इस काम के लिए नहीं हुआ। उनके सबके अलग बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जैविक प्रकार्य हैं उनके। नासिका विवर का जैविक प्रकार्य कुछ और है, प्रदूषित वायु को रोकना, अंदर ना आने देना, गर्म वायु को थोड़ा चेंज करके, परिवर्तित करके, ठंडा करके ग्राह्य बनाना ताकि हम उसको ले सकें, फिल्टरिंग सिस्टम के रूप में उसका प्रकार्य। ओठों का प्रकार्य है बिल्कुल जो मुख विवर है हमारा, उसकी सुरक्षा करना, एक दरवाजे के समान उसको बंद रखना ताकि वो न। जीव का भी बायोलॉजिकल फंक्शन है, जीव में टच की सेंसेशन है, जीव में थर्मल सेंसेशन है, जीवा भोजन को भी अंदर पहुंचाती है, फूड पाइप के अंदर पहुंचाती है, उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं। दांतों के भी बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं। इंसान ने इनका इस्तेमाल करना उच्चारण के लिए अपने क्रमिक विकास में सीखा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जब इंसान ने दूसरे प्राणियों की अपेक्षा इनका इस्तेमाल करना सीख लिया। बच्चे का विकास भी जैसे जैसे होता है, बच्चा अपनी उच्चारण क्षमता को पहचानता है, खोजता है, और उच्चारण क्षमता को पहचानने के बाद फिर भाषा का विकास स्वतः स्वाभाविक रूप से सामान्य परिस्थितियों में, यदि परिस्थितियां सामान्य नहीं है तो विलंब हो सकता है, यदि शरीर सामान्य नहीं है तो कुछ दोष आ सकते हैं, यदि मानस सामान्य नहीं है तो कुछ अन्य कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। अन्यथा सभी सामान्य परिस्थितियों में भाषा का स्वतः स्वाभाविक विकास होना, ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ये हमारे साथ है। लेकिन ब्रेन एज ए एंटिटी, मस्तिष्क का विकास क्यों हुआ? क्या जरूरत थी ब्रेन के विकसित होने की? ब्रेन सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है हमारा, कंप्यूटेशनल सिस्टम है। ब्रेन ही, मस्तिष्क ही भाषा और संज्ञान का भौतिक आधार है। ब्रेन इज द मटेरियल बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कॉग्निशन। सूचना हम कहाँ रखते हैं? सब मस्तिष्क के अंदर रखते हैं। सूचना का संसाधन कहाँ होता है? मस्तिष्क के अंदर होता है। भाषा से जुड़ी हुई सूचना का संसाधन कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है, और उसको स्टोर करके भी वही रखा जाता है। डेटाबेस वही बनाए जाते हैं। डेटाबेस से लेकर के नई नई रचनाओं का जो निर्माण है वो भी मस्तिष्क के द्वारा ही संभव है। लेकिन इनके अलावा भी मस्तिष्क हमारे शरीर की यूनिटी को भी बनाता है। जो कोऑर्डिनेशन है हमारे शरीर अंगों में, वो कोऑर्डिनेशन भी इसलिए संभव है, उसमें हम इसलिए सक्षम हैं क्योंकि ब्रेन उसे संभावित करता है। ब्रेन हमारे और परिवेश के सामंजस्य को भी बनाए रखता है। ब्रेन हमारे विभिन्न क्रियाकलापों से जनित जो थकान है उसको दूर करना, और दूर करके नए सिरे से फिर तरोताजा होकर के आगे बढ़ना, ये भी ब्रेन के कारण ही संभव है। प्रश्न पैदा होता है, यदि ब्रेन इतना महत्वपूर्ण है, ये कैसे महत्वपूर्ण हो गया? कैसे सब कार्यकलाप ब्रेन में समा गए, और ब्रेन का विकास क्यों? ये महत्व मैंने इसलिए बताया कि जस्टिफाई करता है कि ब्रेन का विकास क्यों हुआ। क्रमिक विकास में जैविक गतिशीलता से मानव मस्तिष्क में भाषा समर्थक क्षमताओं, लैंग्वेज सपोर्टिंग एबिलिटीज, मस्तिष्क क्षमता, जिसे सेरिब्रल कैपेसिटी या ब्रेन कैपेसिटी कहते हैं। ब्रेन कैपेसिटी एक टेक्निकल टर्म है। ब्रेन कैपेसिटी का मतलब है कि जो वॉल्यूम
ब्रेन की है उसको मेजर किया जाता है क्यूबिक सेंटीमीटर। ये टर्म एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने और पैलेंटोलॉजिस्ट ने सबसे पहले इसका प्रचार प्रसार किया कि जो पुराने फॉसिलाइज्ड एविडेंसेस मिले ब्रेन के या ब्रेन के और किसी प्रकार के एविडेंस मिले तो उनको किसी कास्ट में उनके लिए कास्ट बनाया गया किसी पदार्थ का और फिर उसमें से निकाल के देखा गया कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, स्कल की कितनी कैपेसिटी है जिसमें ब्रेन एनकेस होता है। उससे मेजर किया गया कि ब्रेन की कैपेसिटी क्या है, कितने सीसी है। एक आधुनिक मानव जो आज का मनुष्य है, एवरेज एडल्ट, उसकी जो कैपेसिटी है वो 13,500 से 1,400 सीसी के आसपास। एक नवजात शिशु की जो ब्रेन कैपेसिटी है वो 350 से 400 सीसी के आसपास। क्षमता, ब्रेन की जो क्षमता है, यानी विकास के साथ क्या ब्रेन का साइज बढ़ रहा है या ब्रेन के कुछ और ब्रेन की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में भी कुछ विकास हो रहा है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी उसके डेवलप होते जा रहे हैं। ये सब बातें फिर हमारे सामने आएंगी, फिर हम देखेंगे उसको कि कैसे ब्रेन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ब्रेन के विकास में क्या हुआ कि क्रमिक विकास में जो बायोलॉजिकल डायनामिसिटी थी, जो जैविक गतिशीलता थी, उसके कारण मानव मस्तिष्क में लैंग्वेज सपोर्टिंग एबिलिटीज का प्रादुर्भाव होगा। यानी लैंग्वेज सपोर्टिंग एबिलिटीज क्या है? हम उच्चारण करना, ये हमारी एक कैपेसिटी है। सुनना दूसरी कैपेसिटी है। हम जो उच्चरित स्वरूप है उसको लिख सकते हैं, लिखना ये भी जुड़ा हुआ प्रश्न है लिटरेसी का, जो भाषा से ही जुड़ा हुआ है। और पढ़ पाना ये भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं उस पढ़ कर के हम कैसे अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, ये सिर्फ लिखना पढ़ना ही सीमित नहीं है। ब्रेन के अंदर दो एक्टिविटी साथ साथ चल रही हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है। एक प्रोसेसिंग क्या है कि हम जब रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विजुअल मोड से हम उसको डिकोड कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, वहां से फिर हम जाते हैं उसको लिंक करते हैं जो उसकी फोनेटिक रियलिटी है उसके साथ, और तब हम उसका वास्तविक अभिप्राय हम तब उसका समझ पाते हैं। तो लैंग्वेज सपोर्टिंग एबिलिटी, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप देखिए जैसे वावल स्वर है, स्वर अपने आप कोई संसार की कोई भाषा नहीं है जिसके अंदर स्वर नहीं। स्वरों की संख्या व्यंजन ध्वनियों से हमेशा कम होती है, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट चीज है और कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए और भी महत्वपूर्ण है कि स्वर कम क्यों होते हैं, व्यंजन क्यों ज्यादा होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, स्वर के उच्चारण में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष व्यवधान सामने नहीं होता, डायरेक्ट इंटरफेरेंस एयर पैसेज में। सिर्फ जो हमारा, जिसे मैंने वोकल ट्रैक्ट कहा था, जो हमारी कैविटीज हैं उनके आकार रूप में कुछ परिवर्तन आते हैं जिसे कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, और कॉन्फ़िगरेशन के कारण ही स्वर का उच्चारण होता है। इसीलिए सारे स्वर एक ही वॉवल क्वालिटी में समाहित हैं। मैं जब ई से उच्चारण आरंभ करूंगा, कोई भी लिंग्विस्ट, मैं कहूँ कोई भी लिंग्विस्ट, कोई भी स्टूडेंट का जब ई से उच्चारण करेगा वो ऊ तक जा सकता है, पहुंच गए। एक कंटिन्यूटी है, व्यंजन में कंटिन्यूटी नहीं है। व्यंजन अपने आप में एक अलग इंडिपेंडेंट इवेंट, क्यों? क्योंकि उसमें कोई न कोई प्रत्यक्ष व्यवधान है। एयर पैसेज में वोकल ट्रैक्ट के अंदर कहीं ना कहीं वायु प्रवाह को रोका जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, किसी न किसी प्रकार के व्यवधान से, प्रयास से, सायास
उनके जोड़ने से, उन दोनों के म्यूचुअल कन्फिग्रेशन से, जिसे हम लोअर आर्टिकुलेटर और अपर आर्टिकुलेटर कहते हैं, व्यंजन का उच्चारण हो पाता है। तो ये भी अपने आप में मस्तिष्क के कारण संभव होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा यदि हम वावल जीभ को ऊपर जो मसल्स जो कंट्रोल करते हैं मूवमेंट को, जीभ के ऊपर ले जाने के और नीचे करने के, ओठों की गोलाई बनाने के या ओठों को फैलाने के लिए, यदि वो संभव नहीं होगा, यदि नासिका विवर का द्वार हमारे प्रयत्न से बंद नहीं हो सकेगा, मस्तिष्क के कारण संभावित नहीं हो पाएगा, तो हमारे लिए अनुनासिक और अनानुनासिक का भेद होगा ही। क्योंकि जब हमारा कंट्रोल ही नहीं होगा उन मसल्स पर जो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, तो कहने का अभिप्राय संक्षेप में यह है कि मस्तिष्क में भाषा समर्थक, लैंग्वेज सपोर्टिंग एबिलिटीज का प्रादुर्भाव हुआ। ये मस्तिष्क में हुआ। नंबर 2, मस्तिष्क क्षमता बढ़ी। मैंने उदाहरण दिया था कि बच्चे में और प्रौढ़ मनुष्य में कितना अंतर होता है सीसी में, तो वो चीज जो है वो बढ़ी। जो कालांतर में जो आरंभ की अवस्थाएं हैं, क्रमिक विकास की जो अवस्थाएं हैं, मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं उन सबकी चर्चा कर पाऊँ आज। मेरा यही क्षेत्र है अब जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ब्रेन एवोल्यूशन एंड लैंग्वेज। ब्रेन का विकास कैसे हुआ भाषा तक पहुँचने का, इसी ओर मेरा कुछ प्रयास है कि मैं कोई जल्दी किताब लिख पाऊँगा। तो मस्तिष्क क्षमता बढ़ी, इंक्रीज हुई। पहले इतनी 1400 सीसी के बराबर नहीं थी, बहुत कम थी। हम कल्पना कर सकते हैं यदि नेंडरथल अवस्था में मनुष्य के ब्रेन की कैपेसिटी 350 सीसी की होगी, तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? हम यही अनुमान लगाएंगे कि यदि कोई ना कोई भाषा भी थी उस समय, तो वो बहुत कम थी, शिशु के बराबर ही रही होगी, उससे ज़्यादा नहीं थी। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट हुई ब्रेन में विकास के साथ साथ, कि जब मनुष्य ने भाषा को सीख लिया, तो और वो लाखों सालों के प्रयास से विकास के क्रम में उसको सीखा, डिस्कवर किया। अब जब एक बार सीख लिया, तो यदि उसका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा, जेनेटिक एंडोमेंट नहीं होगा, उसका जेनेटिक प्रोविजनिंग नहीं होगी, बायोलॉजिकल कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं होगी ब्रेन के अंदर, तो दूसरी जनरेशन को भी बहुत कठिनाई होगी, उसको भी बहुत लंबा प्रयास करना पड़ेगा। एक तरफ 1 लाख साल लगे या लाखों साल लगे, आगे फिर लाखों साल क्यों लगे? नंबर 1। नंबर 2, भाषा स्वभाव से जटिल होते हुए भी नियमबद्ध है। ऐसी व्यवस्था है जो निश्चित नियमों में जिसकी व्याख्या की जा सकती है। डेफिनिट सेट ऑफ रूल्स कैन बी प्रोवाइडेड। और आप कल्पना कीजिए यदि हमारे पास डेफिनिट सेट ऑफ रूल्स होंगे, फिर तो हमारे लिए मशीन पे काम कर पाना कितना अच्छा होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला तो करेगा, वाह वाह, इससे बढ़िया बात होती है, आपने मुझे डेफिनिट सेट ऑफ रूल्स दे दिए, अब तो मेरे लिए आसान है, सरल है, मैं कुछ भी काम कर पाऊँ। ये कैसे चले, सुचारू रूप से कैसे चले? मनुष्य में मस्तिष्क के अंदर तीसरी जो फैसिलिटी आएगी, तीसरी जो क्षमता का विकास हुआ, वो थी लैंग्वेज फैक्टर। अभी मैंने चर्चा की थी पहले, लैंग्वेज फैक्टर मूल रूप से क्या बना है? लैंग्वेज फैक्टर भाषा संज्ञा है। भाषा संज्ञा है जो मस्तिष्क का ही एक गुण है, ब्रेन की ही एक, इसी सिस्टम की एक अलग एडिशनल एक कंपोनेंट है इसके अंदर। वो क्या कंपोनेंट है, क्या काम करता है? भाषा संकाय के कारण 3 चीजें संभावित। नंबर 1, जो विलक्षणता है भाषा की, मनुष्य के पास है भाषा और मानवेतर प्राणियों के पास नहीं। इस बारे में थोड़ी सी
थोड़ी सी चिंता मन में आई है अभी, जो रिसर्चेज हुई हैं खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मैं बताऊँगा कैसे लैंग्वेज फैकल्टी के भी 2 रूप प्रपोज किए गए हैं, हम अभी थोड़ी देर बाद उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मनुष्य के पास भाषा है, मानवीय प्राणी के पास नहीं है। तो ये भी लैंग्वेज फैकल्टी है। हमारे मस्तिष्क में जो विकास हुआ लैंग्वेज फैकल्टी का, उस फैकल्टी से ये संभव है कि हमारे पास भाषा है और दूसरे प्राणी के पास भाषा नहीं है। दूसरी बात, भाषा बहुत जटिल है, बहुत जटिल है। कैसे जटिल है आप देखिए, डिस्टिंक्टिव फीचर्स मिला के फोनीम बना, स्वनिम बना, स्वनिमों से मिला के एक लघुतम सार्थक से मॉर्फीम, मॉर्फीम से मिला करके शब्द बना, और मॉर्फीम मिलाने की भी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, बहुत तरह की प्रोसेसेस हैं। नए शब्द भी बन जाते हैं, डेरिवेशन हो गया, वही शब्द रहता है, वही कैटेगरी रहती है, लेकिन कुछ और ग्रामेटिकल फंक्शन बन जाते हैं, इन्फ्लेक्शन हो गया, तो बहुत कुछ ठीक हो रहा है उसमें। और कैसे एक ही शब्द को अनेक संदर्भों में अनेक प्रकार के अर्थ व्यक्त करने के लिए हम उसका प्रयोग कर लेते हैं, ये भी इस कोर्स में पता चल रहा है। इसी तरह से अर्थ के स्तर पर हम जाएंगे, जब वाक्य के स्तर पर जाते हैं तो कैसे पहले वाक्य में आया हुआ कोई शब्द दूसरे वाक्य को जोड़ता है, दूसरे वाक्य में आया हुआ कोई शब्द कोई विशेष लक्षण भाषा का तीसरे वाक्य से जोड़ता है, तीसरा वाक्य चौथे वाक्य से जुड़ता है, चौथा पांचवें से जुड़ता है, और पांचों वाक्य मिलकर के एक समुच्चय हमारे सामने रखते हैं, एक टेक्स्ट हमारे सामने। टेक्स्ट क्या है? डिस्कोर्स क्या है? जब अनेक वाक्य आपस में एक ऐसी सहमति बना करके साथ साथ आते हैं और रहते हैं, उनके भी नियम हैं, ऐसा नहीं है कि वो नियमबद्ध नहीं है, उसके भी नियम हैं डिस्कोर्स के भी, कि जो एक संदर्भ विशेष में अनेक प्रकार के वाक्य आकर के साथ साथ सहमति बनाते हुए जुड़ते हैं, तो वो एक भाव के लिए, एक विचार की अभिव्यक्ति के लिए या जुड़े हुए विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उनका प्रयोजन होता है। तो बहुत कठिन है, बहुत जटिल है। इतनी जटिल भाषा को, इतनी जटिल व्यवस्था को सीख पाना तो सरल कार्य नहीं। साइकिल सीख लेना आसान है, ड्राइविंग सीखना भी आसान है, कंप्यूटर का चलाना भी सीखना बहुत आसान है, लेकिन लैंग्वेज इतना जटिल होते हुए आप कल्पना कीजिए कि संसार के सभी सामान्य मानव शिशु, सभी सामान्य बच्चे, नॉर्मल बच्चे, सामान्य परिस्थितियों में भाषा का विकास करते हैं। ये भी संभव भाषा सीखना। तो 3 दिन है भाषा सीखने की। एक, विलक्षणता, भाषा की विलक्षणता के भाषा मनुष्य के पास है, दूसरे के पास नहीं। 2, भाषा के कारण हम उसको सीख पाते हैं, और तीसरा है जब हम सीख लेते हैं तो फिर मुड़ के नहीं देखते, हम उसी सीमित नियमों के द्वारा जिन्हें हमने अपने अवचेतन मन से, अवचेतन मन में रखा हुआ है, जिन्हें मेमोरी में रखा हुआ है, जिन्हें स्टोरेज हाउस में रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, जिनको डेटाबेस बनाने के लिए हमने एक अलग एक सिस्टम में उनको रखा, एक मॉड्यूल में उनको रखा हुआ है, और उस मॉड्यूल से रूल लेकर के हम जो डेटाबेस बनाए हुए हैं हमने ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन के, सूचना के, वहां से हम लेते हैं और नए नए वाक्यों को बनाते हैं, कभी मुड़ के नहीं देखते। तो नॉवेल्टी एंड प्रोडक्टिविटी जो पॉसिबल हो रही है, जो अनेक संभावनाओं में, संदर्भों में भाषा का प्रयोग हम कर पा रहे हैं, ये भी भाषा संचार के कारण। मूल रूप से प्रश्न जो मैंने उठाया था कि मस्तिष्क क्यों विकास हुआ मस्तिष्क का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मस्तिष्क का विकास इसलिए हुआ क्योंकि कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में, क्रमिक विकास में जो डायनामिसिटी आई, जो जैविक कारणों से
डायनामिसिटी आई, उस डायनामिसिटी ने, उस गति ने मनुष्य के मस्तिष्क में यानी उस प्राइमेट के मस्तिष्क में भाषा समर्थक संरचनाओं का प्रादुर्भाव किया। एक बात। दूसरी चीज, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ी। पहले ब्रेन कैपेसिटी कम थी, उसका साइज कम था ब्रेन का। अब ये अपवाद में सिर्फ एक आध प्राणी ऐसा है जिसका ब्रेन बड़ा है और फिर भी मानव के समान उसमें क्षमता नहीं है। कुल मिला के यदि हम संसार के साथ ज्यादातर प्राणियों को देखते हैं तो कंपेरिजन में, तुलना में, यदि सबके ब्रेन निकाल करके मैं टेबल पे रख दूं कि ये इसका सीपीयू है, ये इसका सीपीयू है, ये इसका सीपीयू, इसका सीपीयू है, तो आप पाएंगे कि उनके आकार नहीं बढ़े। अब ये अलग बात है कि आज छोटा सीपीयू भी आ गया है और उससे जो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। अब मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। जैविक कारणों से ऐसा हो सकता है कि मस्तिष्क का आकार कंप्रेस हो जाए लेकिन क्षमता बढ़ जाए। लेकिन अभी जिस अवस्था में हम हैं, हम कह सकते हैं कि ब्रेन कैपेसिटी में ही इंक्रीज हुआ है, उसका आकार बढ़ा है। तीसरी चीज लैंग्वेज फैकल्टी का प्रादुर्भाव हुआ, ये ब्रेन का इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब भाषा की दशा दिशा को निर्धारण करने वाली कुछ चीजें हैं जो दूसरी चीजों में नहीं है। जैसे मैंने बताया था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हम यूज करते हैं, एनिमल कम्युनिकेशन को हम देख सकते हैं, उसमें वो चीज नहीं है जो भाषा में है। क्या है, मैं मोटी मोटी कुछ बातें बताऊंगा। इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। पहली है काल एवं स्थान की गतिशीलता। भाषा कालजयी है। कालजयी का मतलब और स्थानजयी भी है। काल और स्थानजयी का मतलब है कि उन दिनों में अभी 20-25 साल पहले तक जब हमारे पास ये साधन नहीं थे जो आज हमें प्राप्त हैं कि आपने SMS किया और पहुंच गया दूसरी तरफ है, बात पहुंच गई, और या फेसबुक पे कोई सूचना भेजी और तुरंत जो है पहुंच गई, या ग्रुप में व्हाट्सएप में किया वो पहुंच गई उसमें, है ना। जब हमारे पास ये साधन नहीं थे और जब मनुष्य का विकास हो रहा था तो सबसे पहले मनुष्य के लिए जरूरत भाषा क्यों, इसलिए पड़ी कि सूचना का आदान प्रदान करना मनुष्य के लिए आवश्यक। दूसरी चीज, भावों की अभिव्यक्ति जरूरी होगी, और इसके अलावा संसार को समझना भी जरूरी हो गया कि हम कैटेगरीज में बांटे उसको। कैटेगरीज में कैसे बांटते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। क्या सांप पक्षी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सांप पक्षी है? नहीं है तो क्यों नहीं है? इसका मतलब पक्षी एक कैटेगरी हमारे माइंड में है जो हमने रखी हुई है। क्या मेज सजीव है? नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे माइंड में एक कैटेगरी है। हम कैटेगरीज में लेक्सिकॉन को डिवाइड करवाएं। लेक्सिकॉन क्या है? ऐसा सूचना भंडार जो हम इकट्ठा करके कॉर्पस बनाते हैं और अपने इस खोपड़ी के अंदर जो हमारा सीपीयू लगा हुआ है, जो ब्रेन बैठा हुआ है इस खोपड़ी के अंदर, उसमें कहीं किसी कोने में जैविक प्रक्रियाओं के कारण उसको स्टोर करके हम रखते हैं। लेक्सिकल कैटेगरीज। अब ये जरूरी नहीं है कि इस भाषा में ये कैटेगरीज है, दूसरी भाषा में भी कैटेगरीज हो। अब चंद्रमा मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, मुझे नहीं पता, आप बताएंगे। आपने आपकी भाषा में मैस्कुलिन है, फेमिनिन है? सोचिए हिंदी में क्या है? मैस्कुलिन है। तो हिंदी में मैस्कुलिन है, फ्रेंच में मैस्कुलिन नहीं है, फ्रेंच में फेमिनिन है। अब फ्रेंच में मुझे नहीं लगता कि फ्रांसीसी बच्चा या आदमी कोई देखता है तो चंद्रमा ने पतलून नहीं पहनी हुई, स्कर्ट पहनी हुई है, वो फेमिनिन दिखाई देता है। और जब भारतीय लोग देखते हैं तो चंद्रमा से जुड़ी हुई कहानियां भी हैं। चंद्रमा हमेशा मामा ही है, तो तुम्हें मामा है तो मैस्कुलिन है, तो वो तो
नानी दादी ने जो कहानी सुनाई वो भी सब उसी के ताने माने हैं, उसी से जुड़े हुए हैं। जो कैटेगोरिकल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, जो हम कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं उसको, सूचना को, वो उसी वजह से है। तो ये जब आदान प्रदान करना जरूरी हो गया तो मनुष्य ने भाषा का आविष्कार। सबसे पहले अब देखिए बच्चे को देखिए, बच्चा सबसे पहले उच्चारण क्षमता को सीखता है किलकारी अवस्था में, इन्फेंट वोकलाइजेशन की स्टेज पे, जो 8-9 महीने 10 महीने तक चलती है। हमारे यहाँ कुछ एशियन परिवेश इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि एशिया में बच्चों का भाषा विकास ज़्यादा गति से होता है पाश्चात्य कंपैरिजन में। ये भी एक अलग प्रश्न है, क्यों होता है? तो इसलिए होता है कि जो सपोर्ट सिस्टम है परिवार का, जहाँ बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मातृवाक प्रदान किया जाता है, उसके अनेक स्रोत उपस्थित होते हैं, तो जल्दी थोड़ा फास्ट होता है। हंटिंग एक्सपेडिशन पे ग्रुप गया, हजारों लाखों साल पहले निकल के तिब्बत की गुफाओं से गया और हाथ में लेके हथियार में शिकार करने के लिए, ताकि भोजन प्राप्त हो। भोजन प्राप्त करना जरूरी था उसके लिए, और वहाँ उसके साथ दुर्घटना हुई कि ग्रुप में से 2-3 को वो जानवर खा गए। अब उसे आगे को बताना था कि ये घटना हुई। अब ये सूचना आदान प्रदान करनी है, बतानी है वहाँ के स्थान जयी भाषा हो। यानी वहाँ से जो घटना वहाँ पे घटी, अब नहीं घटी, घटना पहले घटी और अब उसको बताया जा रहा है ताकि भविष्य में उसका ध्यान हो। अब मुझे नहीं लगता कि कोई कौवा आके मेरे से कहेगा कि शर्मा जी पिछले से पिछले वर्ष आपने जो है मुझे पेड़ा नहीं खिलाया था, इसलिए मैं आपसे नाराज है ना। या कोई चिंपैंजी आके कहे कि देखो भाई आपने 5 वर्ष पहले मेरे वो चुरा लिया था, कुछ मेरा सामान चुरा लिया था, मैं आपको आज भुगत लूंगा अच्छी तरह से। पुरानी बातों का नहीं बता सकता, लेकिन मनुष्य जो है भाषा में बहुत पुरानी बात है, और एक बार लिख दी तो वो और भी आगे रहेगी, उसको पढ़ी जाएगी। ये दूसरी बात है कि उसकी इंटरप्रिटेशन बदल जाएगी। कबीरदास जी ने क्या लिखा उस जमाने में, वो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम पढ़ते हैं उसको, हम और नए नए मीनिंग निकालते हैं, 10 वर्ष बाद और तरह से नए नए उससे निकालेंगे, वो चलता रहेगा। भाषा कालजयी और स्थानजयी है। उत्पादकता एवं नूतनता, नॉवेल्टी एंड प्रोडक्टिविटी, ये भी भाषा का एक विशेष गुण है। यानी सीमित रेपर्टरी से, जो रेपर्टवार है, जो कलेक्शन है हमारा, जो 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 सूचना हमने इकट्ठी करके एक थाल में सजा करके रखी, वो तो भाई लिमिटेड है, लेकिन उस लिमिटेड चीज से हम इधर उधर करके नई नई चीजें बना लेते हैं। अब उसमें मनुष्य ने शेर को मार दिया, एक अर्थ आ गया हमारे पास। कौन मारा? किसने मारा? शेर ने मनुष्य को मार दिया। कौन मारा? किसने मारा? दो अलग अलग बात होगी और शब्द वही है, सिर्फ उनका हाथ बदल गया। सिंटैक्स का विकास हुआ। सिंटैक्स का विकास बाद में हुआ। बच्चे का जब विकास होता है, बच्चा भी पहले उच्चारण सीखता है, उसके बाद छोटे छोटे एक शब्द कुछ ग्रहण करता है, उसके बाद दो शब्दों के वाक्य पे जाता है। और ये हर भाषा में होता है, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली कम्प्लेक्स भाषा हो, चाहे फोनोलॉजिकली कम्प्लेक्स भाषा हो, चाहे उसमें सिंटैक्टिक कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो। हर भाषा को सीखने वाला बच्चा इन अवस्थाओं से अवश्य गुजरता है। ये यूनिवर्सल प्रोसेस है जो अपने आप में दिखाता है कि लैंग्वेज बायोलॉजिकल है। तो नॉवेल्टी और प्रोडक्टिविटी, हम जब हमने एक फाइनेट सेट सीख लिया, फाइनेट नियम, हमने नियत नियम बच्चे ने सीख लिए, कैसे सीख लिए ये भी अपने आप में एक अलग प्रश्न है जो चर्चा होगी इसकी थोड़ी बाद में। तो उत्पादकता और नूतनता भाषा को दूसरी प्रकार के संप्रेषणों से अलग करती है और एनिमल कम्युनिकेशन से भी अलग करती है। तीसरी विलक्षणता, अब ये जो विलक्षणता है डिस्क्रीटनेस, कोई एमलगम नहीं है। जो लैंग्वेज अटरेंस है वो एक एमलगम नहीं है, उसमें से आप अलग अलग चीजों को अलग अलग निकाल सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो।
आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से फोनीम है, इसमें सिलेबल कौन कौन से हैं, फोनीम कौन कौन से हैं, मॉर्फिम कौन कौन से हैं, इसमें यदि कलेक्शन है एक उसका ग्रुप ऑफ अटरेंसेस का, तो इसमें सेंटेंस कितने हैं, सेंटेंस देखा तो इसके अंदर फ्रेज कितने हैं, आदि आदि बहुत सारी बातों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक ध्वनि को दूसरे से अलग आंख बंद करके, यदि आपकी भाषा की ध्वनियां हैं, आप आंख बंद करके अपने परसेप्चुअल सिस्टम के कारण, प्रत्यक्षीकरण की व्यवस्था के कारण आप बता सकते हैं कि हाँ ये इससे मिलती, ये इस भाषा की ध्वनि है। यदि उसका उच्चारण थोड़ा सा अलग हुआ तो आप उसको समझेंगे कि ये तो भाई मेरी भाषा की ध्वनि नहीं है। हिंदी में रा ला साउंड्स हैं, ड़ा साउंड भी है। हिंदी में भा ढा घा साउंड्स जो मैं कल चर्चा कर रहा था वो भी हैं, कोरियन भाषा में नहीं है। अब कोरियन बच्चे से मैंने जब पूछा, लड़के से, छात्रा से मैंने पूछा कि आप कैसे आए, प्रीतमपुरा से विश्वविद्यालय कैसे आए, मैं लेल से आई हूँ। अब लेल ला और रा कोरियन भाषा में है, लेकिन शब्द के आरंभ में रा और ला बराबर का जो अंतर है वो लुप्त प्राय हो जाता है। अब वो यदि हिंदी वालों से बात करके ऐसे बताएंगे तो बात नहीं बनेगी। मुझे कैसे समझ में आ गया कि ये गलती है? मेरे परसेप्चुअल सिस्टम से जो हिंदी में मैंने सीखा मुझे पता है। उन्होंने जो कोरियन में सीखा वो उनके आड़े आ रहा है जब वो हिंदी का विभेदन, हिंदी का सीख रहे हैं। तो डिस्क्रीटनेस इनबिल्ट है भाषा में, जो अन्य प्राणियों के संप्रेषण में कोई डिस्क्रीटनेस नहीं है। और डिस्क्रीटनेस होने के कारण ही कंप्यूटर साइंटिस्ट का रुझान इस ओर ज़्यादा बढ़ता है। वो देखना चाहता है कि ये कंप्यूटिंग सिस्टम कैसे इसको एग्जामिन करता है, एनालाइज करता है, स्टोर करता है आदि। ड्युअलिटी ऑफ पैटर्निंग, संबद्ध द्वैतता। संबद्ध द्वैतता का मतलब है कि एक चीज ऊपर के स्तर पर भी जुड़ी हुई है, नीचे के स्तर पर भी जुड़ी हुई है। मॉर्फीम वो बनाने वाली ध्वनियां मॉर्फीम लेवल पे जुड़ गई, और क्योंकि वो ध्वनियां हैं फोनोलॉजिकल लेवल पे भी जुड़ गई। मॉर्फीम मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे भी जुड़ गया और लेक्सिकल लेवल पे भी जुड़ गया। शब्द वाक्य के स्तर से भी जुड़ा हुआ है और शब्द मॉर्फोलॉजी के स्तर से भी, लेक्सिकॉन के स्तर से भी जुड़ा हुआ है। वाक्य ग्रामर से भी जुड़ा हुआ है, सिंटैक्स से भी जुड़ा हुआ है और डिस्कोर्स से भी जुड़ा हुआ है। तो वो ड्युअलिटी ऑफ पैटर्निंग के दो जगह, दो पैटर्न का हिस्सा है वो, ये चीज भी इनबिल्ट है भाषा के अंदर, जो मान लेकर संप्रेषण में वो चीज नहीं है। इसके अलावा भावों को छिपाने की क्षमता, ये मैं चर्चा कर चुका हूँ पहले कि भाषा में केवल व्यक्ति ही नहीं किया जाता। अब व्यक्ति ही नहीं दी जाती, बहुत सारी बातों को छिपाया नहीं जाता है। आप जब इलेक्शन नजदीक आएंगे कहीं किसी जगह, तो फिर नेताओं के भाषण गौर से देखिए, सुनिए, रिकॉर्ड कीजिए, तो देखिए क्या क्या बातों को छिपाया, किस तरह से बताया जा रहा है, किस तरह से व्यक्त किया जा रहा है। दूसरी चीज, हमारे जो मनोभाव हैं वो कुछ और हैं। इंटेंशन हमारी, मनुष्य इंटेंशन को ग्रामर में भी व्यक्त करता है। मूड क्या है, इंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन क्या है, फोर्स ऑफ कमांड, बंद कीजिए, दरवाजा बंद कीजिए। अब बंद कीजिए तो अलग अर्थ देता है, दरवाजा बंद करो दूसरा अर्थ देता है, दरवाजा बंद कर दूसरा अर्थ देता है। संबंध हमारे वक्ता के उसके क्या है, वो भी सब चीज उसमें रहती है। तो रोल ऑफ इंटेंशन जो है ये भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक जो शब्दों की मानसिकता की भूमिका है, तो मानस को पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, जटिल है। और यहाँ व्यवधान आता है एक साइंटिस्ट के लिए जो लैंग्वेज के ऊपर काम करता है कि उसको कैसे देखे, और इस फील्ड में ज्यादा दखलंदाजी मनोभाषिक करता है। वो देखता है कि हाँ क्या हो रहा है, उसको देखा जाए। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण फीचर है भाषा का, वो है स्वतः विश्लेषण क्षमता। भाषा में एक ऐसी क्षमता है जिसके आधार पर हम भाषा का भी
विश्लेषण कर सकते हैं, भाषा के बारे में चर्चा कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भाषा के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, भाषा के बारे में कुछ अपने विचार आपको प्रेषित कर रहा हूँ, और बाद में आप जब शंका करेंगे कुछ अपने विचार मेरे सामने रखेंगे, मैं उनसे कुछ सीखूंगा। तो ये जो आदान प्रदान है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज को ही यूज कर रहे हैं, भाषा को ही, भाषा के बारे में चर्चा करने के लिए। किसी अन्य संप्रेषण में, चाहे नॉन वर्बल हो, चाहे एनिमल कम्युनिकेशन हो, पर्टिकुलरली एनिमल कम्युनिकेशन में ऐसा कोई गुण नहीं है जो उस एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में उसका एनालिसिस कर सके, उसका विश्लेषण कर सके। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कितना ही भी कुछ जटिल हो भाषा के बारे में, फिर भी वो बहुत गम्य है, अधिगम्य, लर्नेबल है। ये लर्नेबिलिटी जो है भाषा की एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। इसी कारण से बच्चा सीख जाता है, उसको लर्नेबल होने की वजह से ही उसको सीख जाता है। ये ऐसा कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शन बच्चे को नहीं दिया जा रहा। बच्चा जो है इस सिद्धांत को माना गया है रिकर्सन। रिकर्सन का मतलब है कि सब कुछ पैसिवली घटित होता है। बच्चे को माँ कभी भी लेसन नहीं दे रही होती क्लास के अंदर, बच्चे को एलसीडी पावर पॉइंट से नहीं समझाया जाता कुछ, जो है सब कुछ उसके सामने उपस्थित किया जा रहा है और वो उसको ग्रहण करता जा रहा है। बहुत सारी बातों से वो नियमों को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, नियमों को सीख रहा है, उनको स्टोर कर रहा है और फिर दूसरे गुणों की वजह से उसका प्रयोग बाद में वो करता है। तो ये इसके भाषा को बताने वाली चीज। अब देखिए मैं कोड दे रहा हूँ आपको, और ये कोड दिया है मैंने इंग्लिश सभी छोटा सा कोड है, ये मैंने इंग्लिश में ही रखा क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसका अनुवाद करूंगा तो शायद कुछ थोड़ा सा न्यायोचित नहीं होगा इसके साथ में। अपनी अंग्रेजी हम सब जब नहीं है जानने के लिए मना नहीं किया अपेरेंटली ये रिसर्च एक्सट्रैक्ट है उन सज्जन से जिनमें से एक ने एनिमल कम्युनिकेशन पे भी काम किया है, और ये चाइल्ड लैंग्वेज पे रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसमें से एक्सट्रैक्ट किया है मैंने। एपेरेंटली चिंपैंजीज आर नॉट एबल टू परसीव, परसेप्शन की बात की थी मैंने। Chimpanzees are not able to perceive the conceptual significance of various syntactic devices on their own. Syntax नहीं है उसमें, syntactic devices की जो perception है वो उनके लिए possible नहीं है chimpanzees के लिए। इसलिए उनके लिए सारा को जब सिखाया गया, सारा हंगरी, तो सारा ने कई बार जो सिंबल का प्रयोग किया वो था सारा हंगरी, कई बार प्रयोग किया हंगरी सारा। अब मैंने आपको शुरू ही बताया था कि द मैन किल द लायन, तो दूसरी चीज है लायन किल द मैन। बहुत महत्वपूर्ण है, वो उसको वो नहीं देखता। ऑल्दो दे कैन डू सो विद असिस्टेंस, थोड़ा सा यदि उनको हेल्प किया जाए तो उनको रूढ़ किया जा सकता है कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक, केवल लिमिटेड किया जा सकता है, वो भी हायर प्राइमेट्स को, सभी को नहीं, केवल हायर प्राइमेट्स को जिनकी बहुत साम्यता है मनुष्य के साथ। वन एस्पेक्ट ऑफ होमो सापियंस कैपेसिटी, होमो सापियंस मनुष्य, उसकी क्षमता, भाषिक क्षमता का एक पक्ष क्या है, हाई सेंसिटिविटी टू ग्रामेटिकल फॉर्म्स दैट आर यूज्ड फॉर कॉग्निटिव रिलेशंस। कि हम देखिए एक्टिव कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में एकदम अलग अंतर हो जाता है। कैसे वो बात आ रही है, कैसे पोलाइट रिक्वेस्ट और इम्पोलाइट रिक्वेस्ट में क्या भेद है, ऑनरिफिक और नॉन ऑनरिफिक के प्रयोग में, आदर सूचक शब्द के प्रयोग में और ना प्रयोग करने में क्या अंतर निकल के सामने आता है। ये सब चीजें हैं जो ग्रामेटिकल रिलेशंस के कारण संभव हैं, हमारे थॉट को प्रभावित करती हैं, और ये बातें दूसरे प्राणियों में नहीं आती। भाषा है क्या, अब ये तो मोटी सी बात है, आप सब जानते हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं करूँगा, डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन भाषा विकास क्रम में प्राप्त
जैविक व्यवहार है, बायोलॉजिकल है। पहली बात इसको हमें नहीं भूलना चाहिए कि बायोलॉजिकल है, जो मानव को मानवेतर प्राणियों से अलग उदात्त स्तर प्रदान करता है। ऐसा व्यवहार है जो एडवांटेजेस पोजीशन पे मनुष्य को रखता है हायरार्की में, जहां हम कहते हैं अन्य प्राणियों से देखो भाई तुम्हारे पास क्या है, ये डायलॉग उसका तो है नहीं, दीवार भी कौन सी थी यार, शशि कपूर से अमिताभ बच्चन कहता है तुम्हारे पास क्या है, कहता है तेरे पास माँ। यहाँ जब दूसरे प्राणी पूछते हैं हमसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन में कि भाई इंसान तुम्हारे पास क्या है, तो हम कहते हैं अरे जो तू इंसान नहीं है तो ये समझ ले पूरी तरह से हमारे पास भाषा है, तेरे पास नहीं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। भाषा भी व्यक्ति एवं भाषाई बोधगम्यता, बौद्धिक विकास अथवा विशाल मानव मस्तिष्क आकार पर आधारित नहीं, अपितु मानव होने पर आधारित। मैंने चर्चा की थी पहले कि ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है हुआ, लेकिन अब जो बोधगम्यता है, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी है लैंग्वेज की, वो इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमन ना होती तो वो कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, वो लर्निबिलिटी नहीं। भाषा की प्रकृति है मानव भाषा। विलक्षणता बता दी, कोई आगे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मानव शरीर रचना और भाषा विकास में रिलेशन, ये भी स्पष्ट हो गया, मेरे ख्याल कोई गुंजाइश नहीं है इस पर बोलने की। तीसरी चीज, क्रमिक विकास में उपलब्ध भाषा सहित मानवीय विलक्षणताओं की व्याख्या से जुड़े अनसुलझे सवाल भी हैं। There are many questions which need to be resolved. Why it has evolved like this? क्या रिलेशन है, क्या संबंध है भाषा का और दूसरे चीजों से, कॉग्निशन से क्या संबंध है उसका। जब जहाँ प्याजे ने जो फेमस उसका प्रयोग है रिसर्च की कि एक उतनी ही मात्रा में एक तरल पदार्थ पानी उसने एक लंबे ग्लास में रखा, एक थोड़ा मोटे ग्लास में रखा और एक और मोटे चौड़े ग्लास में उसको रखा और बच्चों से पूछा कि इनमें किसमें सबसे ज्यादा है, तो सबने जो पतले वाला था उसको बताया कि इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि जो परमानेंस ऑफ मटेरियल क्वांटिटी है वो कंसेप्ट में अभी तक विकसित नहीं हुआ। यदि आप पतले पतले 2 चॉकलेट एक बच्चे को दें और फिर उसको कहें, एक हाथ में वो रखें पतले पतले 2, एक हाथ में एक बड़ा मोटा चॉकलेट रखें, बच्चे से पूछे कौन सा लोगे, तो यदि बच्चा बड़ा है 4-5 साल का है तो वो एक बार जरूर कंफ्यूज होगा, वो कहेगा अच्छा, क्योंकि वो कंप्यूट करना शुरू कर देता है, ये 2, एक का साइज ये, एक का साइज ये, दोनों का मिलाकर बराबर हुआ इतना, इसका साइज ये, इसका आयाम ये, इसकी डायमेंशन ये, और ये कहाँ एक दूसरे के साथ बैठती है, यही तो कंप्यूटेशन है। तो बच्चा जो उसको सीखता है तो ये एक्सपेरिमेंट सिद्ध करता है कि हमारी भाषा का दूसरे जो प्रकार हैं हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उनके साथ भी संबंध है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो अभी बकाया हैं साइंटिस्टों के लिए देखने के लिए कि देखो भाई इनका हम कैसे आंसर देंगे, इनका उत्तर कैसे देंगे। लेकिन ये बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि मस्तिष्क का विकास हुआ और ब्रेन का विकास होने के साथ ही भाषा हमारे सामने आई। अब हम जाते हैं थोड़ा सा न्यूरल नेटवर्किंग की तरफ, क्या उसकी सिग्निफिकेंस बनती है। भाषा का स्नायुविक आधार है, लैंग्वेज का न्यूरोलॉजिकल बेस है। मैंने 1970 में एक पेपर लिखा था जिसका टाइटल ही ये था, न्यूरोलॉजिकल बेस ऑफ लैंग्वेज। भाषा का स्नायुविक आधार है और ये स्नायुविक आधार भाषा और मस्तिष्क के संबंध को, अर्थात अब इसके बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत सारे इसके पहलू हैं। एक पहलू ये है कि मस्तिष्क में यदि विकार है तो भाषा में विकार होगा। दूसरा पहलू ये है कि भाषा यदि सीखी जाती है तो वो कैसे मस्तिष्क में अपने आप को समाहित करती जाती है, मस्तिष्क कैसे अपने आप को ढालता है। क्या जब बच्चे का विकास हो रहा है, बच्चा भाषा सीख रहा है,
तो ब्रेन जो विकास हो रहा है, क्या ब्रेन भी अपने आप में भाषा के अनुरूप ढलता जा रहा है? ये भी एक प्रश्न है उसका। उसके अलावा और कई सारे प्रश्न हैं कि जब हम कंप्यूट करते हैं ब्रेन में लैंग्वेज को, तो कैसे, यदि हम एक से अधिक भाषाओं को कंप्यूट करते हैं तो क्या हम उनको अलग अलग जगह पे उनका भंडारण करते हैं, इंफॉर्मेशन का अलग अलग जगह स्टोर करते हैं या एक जगह करते हैं? क्या ऐसी अवस्था में जब अनेक भाषाओं से संबंधित सूचना का भंडारण मस्तिष्क के अंदर है, तो उनके संसाधन में क्या एक कोई विकार आने से एक भाषा प्रभावित होती है या दोनों भाषाएं प्रभावित होती हैं? ये भी अपने आप में जुड़ा हुआ प्रश्न है। कहने का मतलब ये हुआ कि मानवीय विलक्षण योग्यता होने के कारण भाषा में मस्तिष्क तथा तंत्रिका व्यवस्था में व्याप्त मानसिक प्रकार्य हायर मेंटल फंक्शंस जो है वो ब्रेन के अंदर हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं इस स्पेशल एक्टिविटी में जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं। मोटे तौर पे 5 चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं भाषा व्यवहार से, भाषा के डेवलपमेंट से भी, भाषा के एवोल्यूशन से भी। पहली चीज है वाग्यंत्र, वोकल ट्रैक्ट, जो हमने काफी डिस्कस कर दिया, उसका डिटेलमेंट कर दिया। मैं समझता हूँ कि कोई शंका उस बारे में नहीं होनी चाहिए। दूसरा मस्तिष्क, अभी हम कह चुके हैं कि उसका स्नायुविक आधार है मस्तिष्क। ब्रेन क्यों है? क्योंकि ब्रेन जो है वो मेटीरियल बेसिस है लैंग्वेज और कॉग्निशन। तीसरी चीज मानस, माइंड। बड़ी कभी आपने कल्पना की कि माइंड क्या है? माइंड नहीं होता। ब्रेन को मान लिया हमने कि एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, लेकिन भाई भावनाएं भी आ रही हैं, फीलिंग्स भी हैं, कनिंगनेस भी है, सॉफ्टनेस भी है। ये क्या चीज है? ये सब माइंड की देन है। और आपने कहा खिड़की बंद करो, करूं? हाँ करिए। फिर कहता है करूं, बच्चा कहता है करूं। तो क्या हो रहा है? ये एक माइंड रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां पे। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो वो जाहिर करता है कि माइंड की सत्ता को, मानस की सत्ता को आप अलग नहीं कर सकते। माइंड के कारण ही ये संभव हुआ, नहीं तो हम भाषा का विकास ही नहीं होता संसार में। यदि माइंड का विकास नहीं होता तो क्या होता? माइंड के विकास के कारण एक प्रवृत्ति बनी जिसे माइमेसिस कहते हैं। माइमेसिस का मतलब होता है कि आप इस प्रकार की क्रिया से इस चीज को कर रहे हैं, मैं भी इन क्रियाओं को प्रोड्यूस करके, रिपीट करके मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। बच्चे ने उच्चारण किया और माँ ने तालियां बजाई, माँ ने खुशी जाहिर की और बच्चा समझ गया कि हाँ कुछ बात हो गई। क्या हो गई मुझे नहीं पता। फिर माँ ने दोबारा से उच्चारण किया उस चीज का, जो बच्चे से अपने आप हो गया था, गलती से हो गया था कहीं पे उच्चारण, डिस्कवर कर लिया बच्चे ने। अब माँ उसका उच्चारण कर लिया, बोलो क्या, पा पा पा। अब लोअर लिप अपर लिप के संपर्क में आता है और बच्चा उसको देख रहा है परसेप्चुअल सिस्टम में। परसेप्शन हमेशा ही कंप्रीहेंशन से ज्यादा है, कंप्रीहेंशन हमेशा प्रोडक्शन से ज्यादा है। बच्चा अभी एक भी ध्वनि का उच्चारण नहीं कर रहा, बहुत सारी बातों को सीख रहा है, समझ रहा है, परसीव कर रहा है उनको। तो मानस के कारण ही ये सब संभव है। तो माइंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड लैंग्वेज के अंदर छुपा हुआ है। लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, ऐसे ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं जहां माइंड रिफ्लेक्ट होता है, जहां माइंड की सत्ता हमें नजर आती है। उसके अलावा संज्ञान, कॉग्निशन, कॉग्निशन जो है वो पहले विकसित हुआ, भाषा बाद में विकसित हुई। लेकिन एक बार जब भाषा विकसित हो गई तो भाषा और कॉग्निशन दोनों में दोस्ती हो गई। भाषा के कारण कॉग्निशन संभव हुआ, कॉग्निशन के कारण भाषा संभव हुई और ये चीज डेवलप होने लगी। और एक भाषा शब्द है जो मैं चर्चा कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि भाषा शब्द है क्या था। अब इसको भी हम आगे छोड़ सकते हैं, अगले पर ये उच्चारण व्यवस्था, भाषा सक्षम मस्तिष्क, लैंग्वेज रेडी ब्रेन, लैंग्वेज प्रोसेसिंग में सक्षम ब्रेन और वोकल ट्रैक्ट, दो चीज। तीसरी चीज लैंग्वेज, ये तीनों चीज जब आई तो इनसे लैंग्वेज संभव होगी।
आज जो सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो रुझान दिखाई दे रहा है अभी लेटेस्ट पिछले 2-3 साल के अंदर जो लिटरेचर आया है, उसमें लैंग्वेज फैकल्टी को लेकर के ज़्यादा रिसर्च है कि लैंग्वेज फैकल्टी में ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो लैंग्वेज फैकल्टी को बनाती है। और जहाँ वो दो तरह के, जैसे हॉसल और उसके सहयोगियों ने जो परिकल्पना की, जो उनका फेमस लेख है जो साइंस जर्नल में छपा था, व्हाट इज लैंग्वेज फैकल्टी, व्हाट इट कैन डू एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत फेमस लेख है। और आप यदि सर्च करेंगे सर्च इंजन पे तो अपने आप कहीं ना कहीं से आ जाएगा, चाहे वो हॉसल की वेबसाइट से आ जाए, चाहे फिच की वेबसाइट से आ जाए, या किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आ जाए, तो जरूर मिल जाएगा। और मैं अपने छात्रों को हमेशा कहता हूँ कि भाई इसको तो आप पढ़ के आओगे ही आओगे, और तब डिस्कस करेंगे हम, जब आप आर्गूमेंट्स बताओगे क्या चीज़ इसमें कही। बहुत बहुत सुंदर लेख है। उसमें उन्होंने कल्पना की कि लैंग्वेज फैकल्टी के दो स्वरूप हैं, एक लैंग्वेज फैकल्टी नैरो सेंस में FLM, एक लैंग्वेज फैकल्टी ब्रॉडर सेंस में। नैरो सेंस में लैंग्वेज फैकल्टी जो है वो एक सिर्फ कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म के रूप में है, आगे और चर्चा करूंगा उसकी। तो भाषा एक सार्वभौमिक बहुआयामी मल्टी फैसेटेड यूनिवर्सल लैंग्वेज फैकल्टी है, उसको हम मान सकते हैं। दूसरा, हम भाषा को एक अमूर्त व्यवस्था के रूप में भी देख सकते हैं, एज एन एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, उसके रूप में भी देख सकते हैं। भाषा को हम एक मानसिक कार्य व्यापार के रूप में भी, मेंटल एक्टिविटी के रूप में भी हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं। भाषा को हम एक सामाजिक कार्य व्यापार के रूप में भी देख सकते हैं, उसका सोशल डायमेंशन है। और भाषा को हम एक संसाधित प्रोसेस्ड कार्य व्यापार के रूप में भी देख सकते हैं, एज ए काइंड ऑफ कंप्यूटेशनल। वो भी भाषा के अपना स्वरूप को बताती है। तो मल्टी फेस्टेड है भाषा। ये जो दो संकल्पना की FLM और FLB, यानी एक संकुचित स्वरूप भाषा संकाय का, दूसरा व्यापक स्वरूप भाषा संकाय का, ये मार्क हो सकते 2002 में जो लेख छपा था, जो उसमें साइंस जर्नल में लेख छपा था, बहुत महत्वपूर्ण लेख है। कभी समय मिले तो उसको जरूर देखिएगा। वो कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना लिंग्विस्टिक्स के, भाषा ज्ञान के छात्रों के लिए, और उतना ही महत्वपूर्ण मनोविज्ञान के छात्रों के लिए। FLM ब्रीफ में कहते हैं इसको, फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज इन नैरो सेंस, ऐसे यूजली होता है एक्रोनिम में वहाँ। और FLB फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज इन ए ब्रॉडर सेंस। अब क्या है ये जो डिस्टिंक्शन है, इसमें मैं उन्हीं का स्टेटमेंट से अभी जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज लर्निंग और एक्चुअल लैंग्वेज लर्निंग दोनों को लेकर के, और एनिमल के साथ जो लिटरेचर हुआ है उनको लेकर के कुछ मैथोलॉजिकल रिव्यू हुआ है, वहाँ से मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि FLM जो है is recursion and its mapping to the sensory, motor and conceptual intentional systems. FLM is a recursion. Recursion क्या है कि वो सायास चीज सामने नहीं आ रही, वो घटित हो रही है, हैपन हो रही है वहाँ पे, इट हैपनिंग, और उसमें से सीख रहा है बच्चा उसको, ये रिकर्सन है। यानी वो कोई फॉर्मलाइज इंस्ट्रक्शन नहीं है उसको। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके बारे में कि लैंग्वेज फैकल्टी जो है वो रिकर्सन है, एंड इट्स मैपिंग टू द सेंसरी, मोटर एंड कंसेप्चुअल इंटेंशनल सिस्टम्स। रोल ऑफ इंटेंशन मैंने पहले बताया था कि वो अभिरुचि और वो जो है इंटेंशन का क्या उससे लिंक है। दूसरी चीज ये है कि FLM जो नैरो सेंस में है, ये यूनिक है मनुष्य में। ये जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है ये यूनिक है मनुष्य में, ये कंप्यूटेशनल सिस्टम यूनिक है मनुष्य के अंदर, और वो जो ब्रॉडर सेंस में है वो दूसरे प्राणियों में भी हो सकती है। तीसरी चीज जो दूसरा पॉइंट था वो ये भी कहता है कि और भी कुछ कंप्यूटेशन सिस्टम हो सकते हैं मनुष्य के पास, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है उनसे, इसका उनसे
उसे संपर्क तो है, उनसे उनके साथ संबंध है इसका, लेकिन उनसे लेना देना नहीं है ज़्यादा इसका। तो इसलिए हम यहाँ तक सीमित इसको कर सकते हैं और इसकी स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे एक कंप्यूटेशनल सिस्टम है। It characterizes linguistic competence in the form of recursive, meaning computable functions that generate a discrete infinity of structured expressions formally analogous to the procedure for the inductive generation of sets and natural numbers। बड़ा लंबा मैंने कोड लिया है, जानबूझ के कोड लिया है, क्योंकि ये पूरा रिव्यू है लिटरेचर का, उसका निचोड़ है। FLB में ब्रॉडर सेंस में जो उसका व्यापक स्वरूप है भाषा समुदाय का, उसमें रिकर्सन की कोई संभावना नहीं है। नंबर 2, वो यूनिक भी नहीं है, वो उस सेंस में दूसरे मानवेतर प्राणियों में भी उसकी संभावना हम तलाश सकते हैं, किसी न किसी सीमा तक हम उसमें देख सकते हैं। जबकि ये सिर्फ जो है यूनिक है ह्यूमन बीइंग्स में, मानव प्राणियों में, और इसमें रिकर्सन बिल्कुल नहीं है। ये इसका फैक्ट बात है, इसीलिए उसको एक तरह से कंप्यूटेशनल सिस्टम के रूप में उसको एग्जामिन नहीं किया जा सकता। भाषा क्या करती है? व्हाट डू वी डू विद लैंग्वेज? बहुत पहले रोमन याकब्सन ने इसकी चर्चा की। रोमन याकब्सन ने कहा कि देखो, एक तो चीज है सबसे पहले जो भाषा से जुड़ी हुई है, वो है रेफरेंशियल। रेफरेंशियल का मतलब है जहाँ ये एक शब्द है, कोई ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम रेफर करते हैं एक साइन से। साइन वैल्यू है, इसको साइन कर दी गई। आपको याद होगा जब प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, अभी भी वही सिस्टम है सीधा, तो हम वैल्यू डिफाइन करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, और फिर जाते हैं स्टेप्स को इन्वेट करते हैं, कैसे इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम ये जनरेट करेंगे। तो ये एक वैल्यू उसकी डिफाइन की गई है, ये सिंबल है। ये भाषा का रेफरेंशियल फंक्शन है कि लार्जली भाषा बहुत अधिक रूप से सिर्फ व्यक्त करती है इन चीजों को सिंबॉलिक रूप में, उनको प्रतीकात्मक रूप में। तो ऐसा चीज तो कंप्यूटेशनल सिस्टम का हिस्सा है ही है। दूसरी चीज है अभिव्यक्ति परक है, इमोटिव। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी की संभावना है। जब आप कोई एनालाइजर डेवलप कर रहे हैं या जब रिकॉग्नाइजर डेवलप कर रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखने योग्य है उस समय कि भाषा केवल रेफरेंशियल ही नहीं होती, भाषा में इमोशंस का भी लेन देन होता है, इमोटिव फंक्शंस भी होते हैं उसके। तो उन चीजों को यदि हम डिफाइन करें तो क्या कर सकता है? क्यों नहीं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो ज़्यादा से ज़्यादा एनालॉजी सर्च की जाती है कि हम ऐसा रोबोट बनाएं कि जो वो जिसमें इमोशंस भी हम उसके किसी आधार पर जो है लॉजिक को यूज करते हुए उसका प्रोग्राम बनाएं, उसको रखें कि वो इमोशंस जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दे के डिफाइन करते हैं हम कि ये इमोशन ए, ये इमोशन बी, ये इमोशन सी, ये इमोशन डी। तो ह्यूमन भी हो सकता है, मशीन से आप बात कर रहे हैं, मशीन हंसने लगी, हाँ, ये भी हो सकता है। The responsive system is a kind of interface which is being developed. तो ये एक इमोटिव फंक्शन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको ज़्यादातर इग्नोर किया गया, लेकिन अभी जो रिसर्चेज हो रही है सारी इसी हो रही है। तीसरी है इच्छा परक। इच्छा परक में क्या होता है? निवेदन। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आज्ञा करना चाहते हैं। अरे भाई, जब आप एक चीज़ डेवलप कर रहे हैं, कोई चीज़ किसी के लिए डेवलप कर रहे हैं, तो देखिए ना उसको करना क्या है, उसको तो रिक्वेस्ट भेजनी है, मर गया, दवाई चाहिए। तो अब ये जो क्राइसिस की सिचुएशन है, यदि आप इसको डिफाइन कर देंगे तो वो अपने आप को व्यक्त करेगी। यदि नहीं करेंगे तो आज्ञा और अनाज्ञा का डिफरेंस जो है वो ध्यान में नहीं आएगा, संज्ञान में नहीं आएगा। रिक्वेस्ट का इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट की मैंने चर्चा की थी। इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट क्या है? क्वेश्चंस, प्रश्न जो है बच्चों से हमने पूछे एक रिसर्च स्टडी में, और छोटे बच्चों से पूछे जब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, क्या आप ये काम करेंगे? बच्चे ने कहा हाँ मैं करूँगा। आप मुझे कब देंगे? बच्चा कहता है हाँ मैं दूंगा। फिर दोबारा से कहा आप कब देंगे? हाँ मैं दूंगा। अब ये तो एक रिक्वेस्ट थी जो कही गई थी, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट थी। बच्चा उसको प्रोसेस करने में सक्षम नहीं है अभी। आपको फिर बदलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा
कृपया कप मुझे लीजिए, कप लाओ और मुझे दे दो। डायरेक्ट होना पड़ेगा, इनडायरेक्ट तो इससे काम नहीं चलेगा। तो ये चीज, ये भी एक फंक्शन है भाषा का। जब हम कोई चीज डेवलप करेंगे, बनाएंगे, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्या फंक्शन है। उसके अलावा काव्यगत फंक्शन है, सौंदर्यात्मक फंक्शन, एस्थेटिक फंक्शन। जो चीज सामान्य भाषा में संभावित नहीं है, कवि की भाषा में या काव्यगत भाषा में वो चीज हो रही है, वो एक अलग है। वो लीक से हटके एक अनेक प्रकार से जो है उसको सोचना समझना उसके लिए पॉसिबल है। तो ये भी फंक्शन है कि आप मान लिया पोइट्री का ट्रांसलेशन करने का सिस्टम मशीन ट्रांसलेशन पे आप कर रहे हैं, तो भाई पोइट्री को दूसरी तरह से ट्रांसलेट होगी, उसके लिए प्रोग्राम भी दूसरा लिखना पड़ेगा, उसके लिए कॉर्पस भी दूसरे किस्म का बनाना पड़ेगा, टैगिंग भी दूसरे प्रकार से होगी, और सब कुछ स्टेप्स जो है वो फिक्शन के ट्रांसलेशन से अलग होंगे, प्रोज के ट्रांसलेशन से अलग होंगे। कहने का मतलब क्यों है ये इसलिए है क्योंकि जो भाषा का बहुत सारे फंक्शंस के साथ पोइट्री भी है, एस्थेटिक फंक्शन भी है। इसके अलावा फैटिक में आप देखिए, आप अभिवादन कर रहे हैं। अब अभिवादन तो वो नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है। हॉल के अंदर घुसते हुए भी जहाँ बैठे हुए हैं आप कहते हैं नमस्ते, दूसरा भी कहता है नमस्ते। अब वो एक तरह का वो संबंध बनाने के लिए, एक रापोर्ट बनाने के लिए उसका आयोजन है। तो ये अलग फंक्शन है भाषा का। बहुत सारी बातें भाषा में ऐसी घटित होती है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, और भी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं जो सिद्ध करेंगी कि भाषा में जो है फैटिक फंक्शन भी है। इसके अलावा मैंने अभी चर्चा की थी कि मनुष्य की भाषा में ही ये गुण है, ये विलक्षणता है, ये उसके बारे में भी चर्चा हम उसके द्वारा कर सकते हैं। तो ये जो मेटालिंग्विस्टिक या रिफ्लेक्सिव फंक्शन है, स्वतः परक फंक्शन है, ये भी अपने आप में अटूट फंक्शन है। तो हम मान लिया देखो कहाँ जरूरत पड़ेगी। अब डेटा माइनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अलग अलग किस्म का डेटा माइनिंग है। चोर अपने किस्म का डेटा माइनिंग कर रहे हैं और सामान बेचने वाले फेसबुक से ही एक चोर निकाल रहे हैं कि ये चर्चा इस पे किस बात की हो रही है। वो वहीं से वो निकाल के इंफॉर्मेशन और फिर फेंक देते हैं उसमें, देखो भाई ये प्रोडक्ट हमारी बात जो रही है। किसी ने कहा कि अच्छा कार के साथ फोटो खिंचाया तो पता लग गया कि कार के बारे में भी बात हो सकती है, तो क्यों ना नया मॉडल जो कार का निकला है वो भी उनको दिया जाए। तो डेटा माइनिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास इतना एक्सप्लोजन है इंफॉर्मेशन का कि उसको यदि हम संग्रहित करके अलग अलग कैटेगरी में डालेंगे तो अभी हमारे लिए संभव नहीं है हम कैसे निकालें। तो जब डिजिटल लाइब्रेरी की परिकल्पना हुई और कब हुई, तो 2000 के आसपास परिकल्पना हुई, जब ये चला कि सारे OCR डेवलप किए जाएँ दूसरी भाषाओं में, और जो कुछ भी उपलब्ध है हमारे पास साहित्य जिनका कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट नहीं होता, यानी इतने साल से पुराना लिटरेचर उसमें है, क्लासिकल लिटरेचर भी है और किसी भी भाषा में है भारत में, तो एक बहुत मुझे नहीं पता उसकी जटिल संगठन क्या है उस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की। किसी स्टेज पर मैं भी जुड़ा उससे, तो प्रश्न हुआ कि भाई इतने सारे उसमें हर एक का इंटरेस्ट नहीं है। हर शख्स चाहता है कि मेरे काम की चीज सामने आए। तो हाउ टू डेवलप ए प्रोग्राम फॉर समराइजेशन। मुझे तो सारी चीज नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए बताओ वही निकाल के कैसे मैं इसको निकालूं। तो गूगल भी इंटरेस्टेड हो गया और माइक्रोसॉफ्ट भी हो गया, याहू भी हो गया, जिसने सर्च इंजन बनाए वो सबने बना दिए, अपने अपने अलग बना दिए। कोरिया ने अपने अलग सर्च इंजन बना दिए, चाइना ने अलग अपने डेवलप कर लिए। तो डेटा माइनिंग में ये चीज उस टाइम आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन सारे फंक्शंस को आधार मान करके, पर्टिकुलरली लैंग्वेज को आधार मान करके हम लैंग्वेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालें, क्यों ना निकालें। अब तो लिंग्विस्टिक्स की जो जरूरत है वो लिंग्विस्टिक्स वालों के लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो उसको उनके लिए जितना महत्वपूर्ण है वो कैसे उनको सुलभ कराया जाए, तो ये इन सब प्रकारों के ऊपर वो रहेगा। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भाषा का एक सर्जनात्मक पक्ष है। मैंने चर्चा की थी कि भाषा के निर्मित गुणों में प्रोडक्टिविटी या नॉवेल्टी है। नॉवेल्टी जो है वो सर्जनात्मक पक्ष को ही उजागर करता है। हम कितने क्रिएटिव हैं, हम नई आप देखिए आपने कहानी पढ़नी शुरू की, तो कहानी पढ़नी जैसे ही शुरू की आप ओपनिंग की जो 2-3 लाइन है
उनसे ही मुक्त हो गया। क्या बढ़िया इसने किया, इतनी सरल भाषा में इतनी जबरदस्त बात इसने कह दी वहाँ पे। वो जो बात कह रहे हैं, एक जो पारंपरिक अध्येता है वो कहेगा हाँ क्या बढ़िया बात कही। अब ये जो क्या बढ़िया बात कही है, आप मुझे बताइए लैंग्वेज का विश्लेषण करके क्या चीज़ है उसके लिए। तो ये सर्जनात्मक पक्ष जो है भाषा का, ये विशेष करके जो लोग जुड़े हुए हैं संसाधन से, उनके ध्यान में जहन में ये तो जाता ही नहीं कि ये भी कुछ है, ये भी कुछ बड़ा है। वो तो सीधा एक मैकेनिकल रूप में जो चीज़ सामने आई, जैसे कि एक ऑटोप्सी करने वाले के सामने ये एक बॉडी पड़ी हुई है, उसकी ऑटोप्सी करनी है, उसको ये नहीं पता कि ये कभी जीता जागता इंसान भी था, इसकी कुछ भावनाएं भी थी। वो सब क्या है, वो उसके सृजनात्मक पक्ष को उजागर करती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सृजनात्मक पक्ष में रखना पड़ेगा, क्योंकि भाषा के सृजनात्मक पक्ष से अभिप्राय मानव के भाषिक उत्पादन एवं संसाधन में व्याप्त उस मानव योग्यता से है जो उसे अन्य प्राणियों से अलग स्थान प्रदान करती है। सृजनात्मक पक्ष जो है और कई बातों पर निर्भर कर सकता है। मानव व्यवहार की व्यापकता एवं विविधता, संदर्भगत उपयुक्तता, कॉन्टेक्चुअल यूटिलिटी। डिस्कोर्स की बात जहां हम करते हैं, डिस्कोर्स एनालिसिस की, डिस्कोर्स का जैसे मैंने एक पीएचडी कराया था बहुत साल पहले, 2000 के आसपास पीएचडी किया था मेरी एक छात्रा ने, जिन दिनों में एनएलपी में भी थोड़ा सा गड़ा हुआ था उन दिनों। तो वो था एनाफोरा, यानी जो मान लिया हम एक प्रोनोमिनल एंटीसीडेंट ले रहे हैं कि भाई मोहन कल आया था, वह बहुत दुखी था। तो वह किसको जो किसका जो है, वह मोहन का द्योतक है। आदमी से बच के रहो, आदमी किसका द्योतक है, मोहन का ही तो द्योतक है ना। तो हम जो है ऐसे फीचर्स को निकालें, डिफाइन करें, बनाएं, सोचें, समझें, अपने डेफिनेशन के लिए सामने रखें, वो जो है संदर्भगत उपयुक्तता से रिलेटेड होगा। और नवाचार की मानव क्षमता ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, संज्ञान एवं भाषा सूचना, अब हम निचोड़ की तरफ आ रहे हैं। संज्ञान एवं भाषा सूचना के जो कॉग्निशन और इंफॉर्मेशन, आप उनको अलग नहीं कर सकते, और इनका आकलन, सूचना का आकलन कैसे हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है ब्रेन के अंदर, क्या चीज वो रेफर कर रही है। संपादन, एडिटिंग, हमने जो मीनिंग सीखे कल नया मीनिंग सीख लिया तो पुराना मीनिंग अपने आप एडिट हो गया ना, जो स्टोर में था हमारे, तो नया मीनिंग अपने आप में हो गया। ऐसा नहीं है कि हम अगली बार शब्द का प्रयोग करेंगे तो पुराने वाले मीनिंग को ही लाएंगे, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ ये एडिट हुआ था तो ये था उसमें। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, अरे भाई मैंने जो बोला, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो आप नाराज हो गए, एकदम से मैंने कुछ बोला, दूसरा आदमी मुझे खाने के लिए तैयार हो गया, इसका मतलब मैंने कुछ गलती की है, भाषा में कुछ ऐसा किया है जो उसको दुखी कर गया, उसको हर्ट कर गया। तो ये मूल्यांकन है। मूल्यांकन जो इवैल्यूएशन है वो ब्रेन के अंदर, ब्रेन की जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, यदि गिवन टू चॉइसेस, गिवन ए नंबर ऑफ चॉइसेस, यदि हमारे पास 2-3 हमारे पास जो है अल्टरनेटिव है, तो इन अल्टरनेटिव को हम इवैल्यूएट करके अलग अलग देखें और फिर देखें कौन सा अल्टरनेटिव हमें प्रस्तुत करना होगा, कौन सा सामने रखना होगा। और इन सब का संसाधन से बहुत संबंध है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। ये अब मैंने कहा कि न्यूरल नेटवर्क की क्या जरूरत है, क्यों हम चाहें। अब ब्रेन से मैंने बात शुरू की थी, ब्रेन पर कि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है ब्रेन के अंदर, अभी तो खैर बहुत अच्छी स्टेज पर हम हैं, काफ़ी कुछ हमें ब्रेन के बारे में पता है, फिर भी ब्रेन के बारे में बहुत सारी बातों का हमें अभी नहीं पता। स्टिल ए मिस्टीरियस एंटिटी, मिस्टीरियस पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ब्रेन। असंख्य न्यूरॉन, उनका नेटवर्क है और बहुत डेंस नेटवर्क है। आप न्यूरोलॉजिस्ट से किसी, ये एक एरिया ऐसा है जिसमें आप अकेले काम नहीं कर सकते, जहाँ न्यूरो लिंग्विस्ट,
न्यूरोलॉजिस्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट को साथ साथ बैठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हाँ भाई देखो, तभी तो हम मॉडलिंग करेंगे ना उसके ऊपर, ब्रेन के ऊपर जो है सिस्टम की, ये तभी हम कोई परिकल्पना करेंगे। अच्छा ऐसे भी हो सकता है, चलो ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, करके देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये अब जैसे मेरी बेटी ने, वो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, उसने अपने एमटेक प्रोजेक्ट के लिए अल्जाइमर्स डिजीज वालों के लिए एक सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम डेवलप किया, जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर भी काम करता है और iOS प्लेटफॉर्म पर भी काम करता है, क्योंकि फोन सबके पास में होते हैं, जेब में आजकल अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा महंगी डिवाइस नहीं है, तो उस पर कर सकते, वो यूज हो सकता है। तो अब ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल तब हुआ जब ये ध्यान में रखा गया कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एल्जाइमर्स की। मेमोरी इम्पेयरमेंट कहाँ कहाँ अफेक्ट होता है, मेमोरी इम्पेयरमेंट के कारण लैंग्वेज कहाँ कहाँ अफेक्ट होती है, तो कैसे उसको यूज़ करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को हम जो है किसी मोमेंट ऑफ क्राइसिस में अपनी बात बोलकर कम्युनिकेट, तो ये न्यूरोनल डेंसिटी जो है बहुत है और कम्युनिकेशन न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है। और ये इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन कार्य व्यापार क्रिया का अन्य न्यूरॉनों के संबंधों द्वारा उद्दीपन यानी स्टिमुलेशन या एक्साइटमेंट होता है या अवरोध भी होता है। इंफॉर्मेशन जो हमें पहुंच रही है, इंफॉर्मेशन के फिल्टरिंग मैकेनिज्म भी हैं कि हम उसको, ये इंफॉर्मेशन ऐसे आई, इसको रोक दिया जाए, ये इंफॉर्मेशन इधर से आ रही है, इसको आगे जाने दिया जाए और बढ़ा के आगे पहुंचाया जाए। तो ये सिस्टम जो है उसमें चल रहा है, ब्रेन के अंदर होता है और ये बिल्कुल पूरा एनालॉजी है कंप्यूटर सिस्टम के साथ। न्यूरॉन स्विचिंग टाइम जो है वो भी बहुत तेज गति से निष्पादित होता है, बहुत फास्ट होता है उसका। मेरे ख्याल में अभी शायद इतना फास्ट कंप्यूटर ना हो, हालांकि बहुत सारी बातों में ब्रेन से कंप्यूटर फास्ट है, लेकिन और उम्मीद की जाती है कि आगे इन चीज़ों को ध्यान में रखे और जो है करें, ये जैविक है। नेटवर्क की जो इवेंट्स हो रही हैं, जो एक्शंस हो रही हैं, गतिविधि हो रही हैं, उसको एक मिनट के लिए देखिए जरा क्या हो रहा है ब्रेन के अंदर। ब्रेन में सूचना सिग्नल का कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन सिग्नल, कोई इंफॉर्मेशन सिग्नल आया, यहाँ पिन चुबाई और पिन की सेंसेशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गई, ब्रेन को पहुंची, ब्रेन ने उसका प्रोसेसिंग किया और तुरंत जो है हाथ को चुभ रही थी, कुर्सी पे बैठा आदमी, कुर्सी में कोई चीज चुभी और तुरंत वो उठ के उसको देखने लगा, रेस्पॉन्स सिस्टम के साथ साथ आ गया उसका ब्रेन के कारण। तो इंफॉर्मेशन जो सिग्नल है वो एक या तो अनचेंज हो सकता है, उसको कोई चेंज ना हो, या ये भी हो सकता है कि उसमें स्नाप्स के लेवल पे उसका चेंज किया जा रहा है, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अब ये बात हो रही है तो आगे चीज किए जाए इंफॉर्मेशन, यानी उसी फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो इंफॉर्मेशन बदल भी जाती है, परिवर्तित भी उसका हो सकता है। ये भी अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जैविक तंत्रिका व्यवस्था जो है हमारा यही सिनैप्स के लेवल पे ही वहीं पर स्टोरेज भी हो रहा है इंफॉर्मेशन का। तो ये एक बहुत जटिल वो है, थोड़ा सा न्यूरोलॉजी में, थोड़ा सा ब्रेन के बारे में और ज़्यादा पढ़िए तो आपका बहुत जो है आपका आधार बढ़ेगा, आपको बहुत सारी बातें जो है वो उसमें विकसित होने लगेंगी। और जैविक तंत्रिका व्यवस्था यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसकी जो सूचना संसाधन योग्यताएं हैं, उन सूचना प्रतिवेदनों को जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है उनको, उनका विस्तरण कैसे हो रहा है, उनका एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, वो पैरेलल चल रहा है। तो ये बहुत अपने आप में एक अपेक्षा रखता है कि हम सब इसकी तरफ ध्यान दें थोड़ा, और ये बहुत एक ऐसा नया फील्ड है, यदि हम इसमें करेंगे तो हम जो है सारे विश्व में आगे जा सकते हैं, इसका बड़ी संभावना है। क्योंकि हमारे यहाँ न केवल इतनी सारी भाषाएं हैं, न केवल हमारे यहाँ एक एवरेज जो सिटीजन है इंडिया का वो 2 या 2 से अधिक भाषाओं में सक्षम होता है, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज
मैं परंपरागत तरीके से साइंस क्या लूँ, ये तो जो भी मेरे पास है सब इन्हीं की देन है। मैं लिंग्विस्टिक्स में जब आया था शुरुआत में सबसे पहले टीचर मुझे यही टकरे थे तो इन्होंने बहुत रुचिकारक बनाया था इस सब्जेक्ट को, और ऐसा रुचिकारक बनाया था कि फिर मैं लिंग्विस्टिक्स पहनकर आज की उम्र तक घूम रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ डिफरेंट नोट्स पर। ये लेक्चर सुना, समझा, और मैं आशा करता हूँ कि आपके नेट एग्जाम्स जो दिसंबर में होने वाले हैं वहाँ पर साइकोलिंग्विस्टिक्स या न्यूरोलिंग्विस्टिक्स के सवालों पर आप हार नहीं मानेंगे, ऐसे हम आपसे आशा करते हैं, हम अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।